निम्न में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान नहीं किया गया है? ए, ब्लू पॉटरी, बी, ब्लैक पॉटरी, कसीदा कारी, डी, डी, पुस्तकला। मैडम आप बताओ आंसर क्या होगा? ब्लैक। कहाँ की है ये? कहाँ की है? कोटा। कहाँ की है? कोटा की। आंसर क्या होगा इसका? ब्लैक पॉटरी। समझ में आया? इस तरह के सवाल होते हैं, वो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। अपन का जो टॉपिक चल रहा था वह चला था अध्याय नंबर 3 ग्रामीण विकास और पंचायती राज, वो यहाँ खत्म होता है। अब शुरू करूंगा अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम लिखो औद्योगिक विकास। क्या नाम आएगा? औद्योगिक विकास। नाम से क्या लग रहा है? औद्योगिक विकास मतलब उद्योगों का विकास। सुनिए, अब पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है ना, मैं जो बता रहा हूं उस पर होना चाहिए। आपके बहुत सारे फंडामेंटल जो चीजें हैं वो मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगा, ठीक है। औद्योगिक विकास, आपके भूगोल के अंदर भी एक टॉपिक आता है राजस्थान के उद्योग, है ना। लगभग 50% पोर्शन उसका यहाँ पर कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ एक पोर्शन बाकी रहेगा, वह मैं अलग से करवाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से सुनना, पेन को भी आराम से रख दो, आपको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ बताऊं उन बातों को ध्यान में रखना, उन्हीं बातों को दिमाग के अंदर क्या करनी है? सेट करनी है, ठीक है। मैंने है ना लास्ट टाइम जब ये आर्थिक समीक्षा शुरू की थी तब मैंने कुछ बात की थी जीएसडीपी की थी ना, जीएसडीपी। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर जितने क्षेत्र है, जितने काम होते हैं, उनको अपन 3 भागों में बांटते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। फिर मैंने आपको बोला था कि इन 3 क्षेत्रों में जो सर्वाधिक पैसा आ रहा है वह आ रहा है सेवा से, फिर आ रहा है उद्योग से, और फिर आ रहा है कृषि से, ठीक है। तो आज अपन उस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका योगदान राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। आप सोचो कि राजस्थान के अंदर कितने बड़े बड़े उद्योग होंगे। देखो, मैं आपको अंगुलियों पर गिना नहीं सकता, लेकिन आप स्टार्टिंग करो सूती वस्त्र उद्योग, फिर बात आती है चीनी उद्योग, फिर बात आती है नमक उद्योग, फिर अपन बात करते हैं इंजीनियरिंग उद्योग, फिर रसायन उद्योग, रसायन उद्योग के बाद और आता है ऊनी उद्योग। तो इतने सारे उद्योग हैं, इनसे इतना बड़ा व्यापार चलता है राजस्थान के अंदर। चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है, चीज़ों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जिससे कुछ न कुछ पैसा है वह राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है? सर्कुलेट होता है। अब मैं कुछ आंकड़ों की बात करता हूं, उन आंकड़ों को ध्यान से सुनना। देखिए, अब मुझे बताओ कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो जीएसडीपी है वह प्रचलित कीमतों पर कितनी थी? राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पर कितनी थी? 15.28 लाख करोड़। 15.28 लाख करोड़। और यही जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर कितनी थी?
8.45 लाख करोड़। मतलब ये इसका मतलब क्या है? 8.45 लाख करोड़, 15.28 लाख करोड़। इसका मतलब ये है कि इस साल की बात करूं 2023-24 में, तो 2023-24 में राजस्थान में कुल कितना पैसा आया? 15.28 लाख करोड़। और अगर मैं इसका कंपैरिजन स्थिर वर्ष पर करूं, और मैडम आप बताओ स्थिर वर्ष का आधार वर्ष क्या था? 2011-12। इतना डिटेल में क्यों पढ़ना अपन को? 2011-12 ठीक है। 1 अप्रैल शुरू किया, मैंने सोचा बताइए कि 1 अप्रैल 2024 से नहीं, 2011-12 ठीक है। 2011-12 था वह स्थिर वर्ष था स्थिर कीमतों पर। तो मैं अगर उन वस्तुओं की तुलना स्थिर कीमतों पर करूं तो राजस्थान के अंदर पैसा आया था 8.45 लाख करोड़ ठीक है। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि जो 15.28 लाख करोड़ प्रचलित कीमतों पर आया और 8.45 लाख करोड़ जो स्थिर कीमतों पर आया, उसमें मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं उद्योग। तो उद्योग का योगदान कितना है? तो आप देखो कि 15.28 लाख करोड़ टोटल आया था राजस्थान के अंदर पैसा। इसमें कृषि भी था, उद्योग भी था और सेवा भी था। लेकिन सिर्फ अगर मैं उद्योग की बात करूं तो उद्योग से पैसा कितना आया है? 4.03 लाख करोड़। कितना आया? 4.03 लाख करोड़। देखो लगभग है ना, अगर मैं इस 4 का परसेंटेज निकालूं 15 पर, तो 4/15 इंटू 100 तो कितना आएगा? लगभग 5, 3, 15, 20, 80/3 कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 20, 6, 26 लगभग कितना आएगा? 28% लगभग। देखो क्योंकि ये 4.03 है, ये 15.28 है, मैंने मोटा परसेंटेज निकाला तो लगभग 26 निकला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये 4.03 15.28 लाख करोड़ का कितना प्रतिशत है? 28%, मतलब 28.21%। ये 28.21% मैंने एक डायग्राम बनवाया था ना, सेवा का, कृषि का, उद्योगों का। निकालो एक बार। हाँ मेरे को दो। देखो यहां पर भी आपको ने लिखा है 28.21% लिखा है ना। तो 28.21% राजस्थान के अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान किसका है? उद्योग का 28.21%। बात समझ में आई दोनों? देखो स्थिर कीमतों पर पास के डायग्राम में देखो, वहां पर लिखा हुआ है 29.84%। देखो लिखा हुआ है। अब देखो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा था वह पूरा का पूरा क्या था? सारांश था ठीक है। तो देखो 15.28 लाख करोड़ में से आपके 4.03 लाख करोड़ किससे प्राप्त होते हैं? उद्योग से। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो लगभग 28.21% योगदान है प्रचलित कीमतों पर राजस्थान का उद्योग में ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं यही स्थिर कीमतों पर, तो स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है? 8.45 लाख करोड़। उसमें से उद्योग का हिस्सा कितना है? 2.33। अब देखो कैसे याद करोगे? प्रचलित की बात करूं तो 4 के बाद कम करना है 4.03। अगर मैं स्थिर की बात करूंगा तो 2 के बाद बढ़ना है 2.33। समझ में आगे बात करनी है ठीक है। यहां पर कितना था? 28.21। यहां पर 28 है लेकिन स्थिर कीमतों पर अधिक है 29.84। यहां पर 28% है, यहां पर कितना परसेंट है? 29%। बात समझ में आई? देखो एक बार वापस समझाता हूं। देखिए मैंने आपसे बात की कि प्रचलित कीमतों पर, किस कीमत पर? प्रचलित कीमत पर। प्रचलित कीमत पर राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है? तो आपने बोला 15.28 लाख करोड़। कोई दिक्कत नहीं है। इस 15.28 लाख करोड़ में आपके कृषि भी है, एग्रीकल्चर, आपका उद्योग भी है, इंडस्ट्री, और आपकी सेवा भी है, मतलब ये पहला स्थान रखता है, ये और ये थर्ड। 15.28 लाख करोड़ में से कितना पैसा अपन को उद्योग से मिला? तो भाई कितना मिला? 4.03 लाख करोड़ मिला। ये 4.03 लाख करोड़ 15.28 लाख करोड़ का कितना परसेंट है? 28%। ठीक है, कितना परसेंट है? 28%। बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई ठीक है। अगर मैं स्थिर कीमत पर बात करूं, स्थिर कीमत पर राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है? 8.45 लाख करोड़। ठीक है। काफी बार क्या करना, जब डेटा पढ़ते हो ना
तो ये देखा करो कि पॉइंट के बाद जो संख्या आ रही है वह किसका कितना मल्टीपल। अब देखो आप यहाँ पर 8 देखोगे ना, 8 पंजे 40, ठीक है, लगभग 5 गुना है। आप पेपर में इतना ये 5 गुना इस तरह से करके याद करोगे ना, 4 ऑप्शन आएंगे, आप लोग आराम से देख सकते हो कि यह 5 गुना मैंने इस तरह से करके देखा था। दिमाग में एकदम आपका आंसर होगा ना वो करेक्ट सेट होगा। 8.45 लाख करोड़। इसमें भी मैंने आपको बताया 3 क्षेत्र है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब मुझे बताओ इंडस्ट्री का कितना योगदान है? 2.33 लाख करोड़। 2.33 ही है ना, ये 2.33 आगे बढ़ना है, यहाँ पर 4.03 करना है बस। और परसेंटेज कितना है? यहाँ पर 29%। बस इतनी बातें ध्यान रखनी, ठीक है। अब ये बातें मैंने क्यों बताई यहाँ पर? क्योंकि उद्योग पढ़ रहे हो तो उद्योग के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि भाई राजस्थान के उद्योग का कितना प्रतिशत योगदान है, कितना पैसा राजस्थान के उद्योगों के अंदर आता है। तो देखो कितना पैसा आता है, 4.03 लाख करोड़ एक साल के अंदर राजस्थान के अंदर पैसा बना है उद्योग से। इस वजह से टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अगली बात करता हूं मैं वृद्धि की। वृद्धि मतलब अपन कौन से साल का पढ़ रहे? 2023-24 का। लास्ट टाइम कौन से साल का आया होगा? 2022-23 का। तो 22-23 से 23-24 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? प्रचलित पर बात करोगे तो कितने प्रतिशत है? 15%। और अगर स्थिर पर बात करोगे तो कितने प्रतिशत है? ठीक है, अब देखो ये 12.43 याद करना बहुत आसान है। 1 2 3 4, समझ में आ गई कितने प्रतिशत वृद्धि है? देखो 1 2 3 4, 12.43। यहां पर 15.06। देखो यहां पर भी 4 के बाद 3 लिया था ना, या 5 के बाद क्या लेना है? 6, 15.06। समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई। देखो एक बार वापस देखते हैं। मुझे बताओ राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पर कितनी है? 15.28 लाख करोड़, ठीक है। राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर कितनी है? 8.45 लाख करोड़। राजस्थान की प्रचलित कीमतों पर जो उद्योग है उस उद्योगों का कितना योगदान है? 4.03 लाख करोड़ प्रचलित कीमतों पर। राजस्थान में उद्योग है उसमें स्थिर कीमतों पर कितना योगदान है? 2.33 लाख करोड़, ठीक है। चलो परसेंटेज की बात करता हूं। तो मुझे बताओ कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योग का कितने प्रतिशत योगदान है? 28%, ठीक है। स्थिर कीमतों पर कितने प्रतिशत योगदान है? 29%, ठीक है। पॉइंट याद नहीं करोगे तो भी चलेगा आपका, ठीक है, क्योंकि आपको कभी ऐसा सवाल नहीं देगा 29.41, 29.43, 29.45, 29.7, कभी नहीं आएंगे आंसर। ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखोगे अगर 29 और 28 भी ध्यान रख लिया तो भी बहुत है, ठीक है। चलो मैं वृद्धि की बात करता हूं। तो मुझे बताओ प्रचलित कीमतों पर कितनी वृद्धि की? 15%। और इस स्थिर कीमत पर कितनी वृद्धि की? 12.43, ठीक है। कोई डेटा में कोई दिक्कत, कोई समस्या? सबको सेट हो गई? किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछो। चलो अब ये उद्योग में सबसे पहली जो चीज आती है ना, वह आपको पढ़नी पड़ती है एमएसएमई। क्या पढ़नी पड़ती है? एमएसएमई। एमएसएमई की कोई फुल फॉर्म बता सकता है तो बताओ पहले। एमएसएमई नहीं पता? चलो सुनो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है। सुनना, आप अपने आसपास या इस भारत के अंदर देखोगे ना तो लगभग 90% जो उद्योग है वह सारे के सारे कौन से? एमएसएमई। वह सारे के सारे उद्योग एमएसएमई है, लगभग 90%। जो 10% उद्योग है वो बहुत बड़े स्तर के उद्योग है, ठीक। अब मुझे बताओ कि जैसे मैं एक व्यापारी हूं, मैंने कोई व्यापार लगाया तो सरकार का दायित्व क्या है कि मुझे सहायता करे कि टाटा को, अंबानी को, बिरला को सहायता करे? क्योंकि टाटा, अंबानी, बिरला है ये तो भाई साहब सरकार को सहायता करते हैं, तुम सरकार उसे क्या सहायता करेगी? आज अखबार पढ़ा होगा आपने, अखबार में आज पढ़ा होगा अडानी के बारे में
कि अडानी का अमेरिका से लेकर भारत तक डंका बजा। अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर उस पर कोई हजारों करोड़ का लपेटा का मामला सामने आया है ना, किसी ने एक बार पढ़ा होगा, अडानी सबसे पहले लिखा हुआ है। तो अब अडानी ठेठ वहां तक पहुंचा हुआ है और मैं तो बाड़मेर से बाहर नहीं निकला, तो पैसे की आवश्यकता किसको है? मेरे को। और वो तो भाई साहब राज्य सरकार को सहायता करता है कि आपको बताओ कितने पैसों की आवश्यकता है, वो सरकार को देगा, पैसा देगा कि नहीं देगा। तो लगभग 90% उद्योग है ना, वो कौन से है? एमएसएमई। सुनना, एमएसएमई उद्योग की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले माइक्रो, फिर स्मॉल और फिर मीडियम। ये जो परिभाषा है ना, आपको दो तरह पर याद करनी है। मेंस के अंदर सवाल आया हुआ है, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग पर टिप्पणी कीजिए, है ना। अब टिप्पणी कैसे करनी है? वो टिप्पणी ऐसे तैसे नहीं करनी है, जो मैं बता रहा हूं वैसे याद करनी है। एक तो परिभाषा है निवेश पर और दूसरी परिभाषा है टर्नओवर। टर्नओवर को अपन दूसरे शब्दों में बोलते हैं व्यापार। निवेश पता है क्या होता है? निवेश जैसे मैं एक कपड़े का व्यापार खोल रहा हूं, कपड़े की दुकान खोल रहा हूं, तो कपड़े की दुकान खोल रहा हूं कि मैं सिर्फ दुकान लेके बैठ जाऊं, तुम लोग आ जाओगे कपड़े लेने के लिए? नहीं, कपड़े लाने पड़ेंगे ना बाजार से। मैं जाऊंगा अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, वहां से सामान लेकर आऊंगा, दुकान भरूंगा, उसके बाद आप लोग आओगे कपड़े लेने के लिए। दुकान खाली पड़ी है, थे को कपड़ा कौन आएगा? नहीं आएगा ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, व्यापार शुरू करने के लिए सबसे पहले अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट किया। आप लोग कोचिंग आए हो, तो क्या कोचिंग में आप लोग आए हो तो उसमें पहले आप लोगों को इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? बिल्डिंग है, एसी है, टीवी है, कैमरा है, बोर्ड है। आप लोगों ने फीस पहले दी है कि ये लेने के बाद दी है? पहले कहां से दी? लेने के बाद दी है। नहीं, क्या कर रहे हो मैडम? तो पहले तो लगाया पैसा, पहले पैसा लगा है कि पहले फीस आई है? पहले तो पैसा लगा है, तो पैसा लगा है। अब फीस तो अब बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे इसका क्या पता। तो पहले तो उन्होंने क्या किया? निवेश किया। क्या किया? निवेश। तो जब आप लोग व्यापार शुरू करने से पहले अपनी जेब से कुछ पैसा लगाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? निवेश। बात समझ में आ गई? क्लियर है? निवेश का मतलब क्लियर? चलो दूसरा टर्नओवर। टर्नओवर सुनना, टर्नओवर क्या होता है कि मैंने 5 लाख लगा कर कोई दुकान खोली। कितने लाख? 5 लाख। 5 लाख लगाए और 5 लाख से मैंने 7 लाख कमाए। 5 लाख लगाए, 5 लाख का माल बेचा तो 7 लाख कमाए। मुनाफा कितना हुआ? 2 लाख। ठीक है। टर्नओवर क्या होता है? 5 लाख, 7 लाख के 12 लाख टर्नओवर होगा। कुल कारोबार कितना? क्या 5 लाख लगाए, 7 लाख निकाले, कुल कारोबार है 12 लाख। ठीक है। तो 12 लाख को क्या बोलोगे आप? टर्नओवर। सुनना, ठीक है। एक परिभाषा है, आपको कैसे याद करनी? 1, 5, 10, 50, 50, 250। ये रुपए नहीं है, यूं 10 1 रुपया नहीं, 1 करोड़ है ना। ये 5 करोड़ है, ये 10 करोड़ है, ये 50 करोड़ है, ये 50 करोड़ है, ये हाँ 250 करोड़ है। सुनना, अब ऐसा कोई भी उद्योग जहां पर निवेश 1 करोड़ से कम है, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, वो उद्योग क्या कहलाएगा? माइक्रो। माइक्रो या सूक्ष्म। क्या कहलाएगा? सूक्ष्म। ठीक। लघु की बात करता हूं तो ऐसा उद्योग जहां पर निवेश तो 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है, उसे अपन कौन सा बोलेंगे? लघु, स्मॉल। और ऐसा उद्योग जहां पर निवेश 10 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ से कम है, टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, 250 करोड़ से कम है, उसे अपन कौन सा उद्योग बोलेंगे? मीडियम। मीडियम मतलब मध्यम। और अगर कोई इस लिमिट से आगे है तो उसको अपन बोलते हैं वृहत। वृहत मतलब बहुत बड़े, जिसके पास निवेश करने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा है। 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ मिंडी के तिला गठा है, जीरो। तो उसको कोई सहायता की आवश्यकता है? नहीं है ना। अब आप अपने आसपास दुकानें देखो, लगभग दुकानें है ना, ये यहां तक खत्म है।
इसके आगे काली भीत है। बाड़मेर में तो कोई मुश्किल से 1-2 होगा जिसके पास इतना पैसा होगा। आप देखो इस कोचिंग के बाहर निकल के देखो, तुम लोग ये कुरकुरे, चाय, चिप्स, नाश्ता पानी, सेफ्रॉन, ये सेफ्रॉन देखो 1 करोड़ के अंदर अंदर है कि नहीं है? कोचिंग भी देख लो 1 करोड़ के अंदर अंदर है ना। आप कोई भी ऐसा व्यापार, मतलब अगर 50 करोड़ से ज्यादा है और 250 करोड़ से ज्यादा है, बाड़मेर के अंदर मुश्किल से 10 लोग होंगे तो उनका व्यापार इससे ज्यादा होगा। बाकी लगभग 90% है वो सारे के सारे कौन है? एमएसएमई। तो सरकार ने इनको फायदा देने के लिए एक अलग से कैटेगरी बना दी। उस कैटेगरी का नाम क्या रखा? एमएसएमई। अब क्यों बनाई? देखो, कैटेगरी नहीं बनाए तो सरकार योजना लॉन्च करती है, जैसे कि अगर कोई उद्यमी है तो उद्यमियों को 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। जो ब्याज बाजार में लग रहा है 10% लग रहा है, सरकार ने बोला कि मैं 2% पर आप लोगों को पैसा दूंगी। अब इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा कौन है, तो मैं भी चला जाऊंगा, है ना, करोड़पति भी चला जाएगा और इससे करोड़पति भी चला जाएगा, जिसके पास इतना पैसा वो भी चला जाएगा। फायदा मिलना था बेचारे मुझे और मिल किसी और को गया जिसके पास 50 करोड़ से ज्यादा पैसा था। उसके तो खुणे में रखे हुए 2 करोड़, 2 लाख, 5 लाख रुपए। मेरी तो जीवन का आधार था। समझ मारी बात? मुझे फायदा मिला? नहीं मिला। जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको मिल गया। तो इस वजह से सरकार ने लगभग जितनी योजनाएं लॉन्च की है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? एमएसएमई के लिए। आपके मेंस के अंदर सवाल पूछा गया है कि एमएसएमई पर टिप्पणी कीजिए। देखो, अगर एमएसएमई पर टिप्पणी करने के लिए आए तो क्या लिखोगे? एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। ये ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें निवेश और कारोबार के आधार पर विभक्त किया जाता है। अगर यदि किसी उद्योग में निवेश 1 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वह सूक्ष्म उद्योग। निवेश 1 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से कम, 10 करोड़ से कम तथा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से कम है तो वह लघु उद्योग है। तथा निवेश यदि 10 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा और 250 करोड़ से कम है तो वह मध्यम उद्योग है। समझ में आ गई? ये कब लिख पाओगे? जब ये टेबल याद होगी। समझ में आ गई बात? चलो अगली बात करते हैं। चलो, मैंने सोचा कि मैं एक एमएसएमई उद्योग खोलूंगा। ठीक है, एमएसएमई उद्योग में मैंने मान लो लघु उद्योग खोला। कौन सा उद्योग खोला? लघु। अब जब लघु उद्योग खोला तो सबसे पहले उद्योग का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि लक्ष्मी माता को कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या? पैसों की। तो पैसों के लिए सरकार ने बोला अगर आप एमएसएमई उद्योग खोल रहे हो तो मैं आपके लिए एक योजना लॉन्च करती हूँ। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस योजना को लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया? सरकार ने। क्योंकि उसको किस उद्योग को बढ़ावा देना है? एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देना है। तो इस योजना की शुरुआत की उन्होंने 13 दिसंबर 2019। कब की? 13 दिसंबर 2019। सुनो, इस योजना में 10 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। कितने तक का? 10 करोड़। 10 करोड़ क्यों? अरे 10 करोड़ यहां से आया, ये 10 करोड़, क्योंकि लघु उद्योग में कितने तक का पैसा आता है? 10 करोड़। तो बोला 10 करोड़ तक का हम लोग लोन देंगे, क्योंकि अधिकतम पैसा कितना निवेश करोगे? 10 करोड़। तभी तो नाम क्या है? लघु उद्योग। और योजना का नाम क्या है? लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो 10 करोड़ तक का लोन देंगे। ठीक है, लोन तो दोगे, लोन के बदले में क्या लोगे? तो कि लोन के बदले में ब्याज लेंगे। तो कि ब्याज लोगे तो मैं तो वैसे बेरोजगार आदमी हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं, हिम्मत करके मैं उद्योग शुरू कर रहा हूँ और उसमें भी थे व्यापार चला नहीं थे, ब्याज लेने के लिए पहले आ गए। तो समस्या है कि नहीं है? तो कि समस्या तो है। तो कि करें क्या? तो कि आप ऐसे करो कि इसके अंदर ये लिखा है कि अगर आप 25 लाख तक का लोन लोगे, कितने तक का? 25 लाख तक का, तो 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ब्याज अनुदान। सुनना ध्यान से, अभी सवाल कोई मत पूछना। अगर 5 करोड़ तक का लोन लोगे, 5 करोड़ तक का, तो 6% क्या दिया जाएगा? ब्याज अनुदान। और अगर 10 करोड़ तक का लोन लोगे, कितने तक का?
10 करोड़ तक का, तो आपको 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो क्या ठीक है, लेकिन पहली बात ये तो समझो कि ब्याज अनुदान होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं व्यापारी हूँ, मैं अगर बैंक जाऊँगा सीधा बैंक के साहब मुझे 25 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक वालों ने बोला बिल्कुल दे देंगे, आपको जो ब्याज की रेट लगेगी वह लगेगी 10%। मतलब 25 लाख का लोन लूँगा, 10% ब्याज मतलब कितना हुआ, 2.5 लाख रुपए। मतलब सबसे पहले 2.5 लाख अलग रखूँ कि 2.5 लाख तो ब्याज, मूल रकम अलग। दिमाग खराब है, व्यापार शुरू किया नहीं, 2.5 लाख रुपए ब्याज के दे दूँ। तो सरकार ने बोला चिंता मत करो। तो क्या चिंता कैसे नहीं करूँ, 2.5 लाख रुपए ब्याज दी जाएगी। तो क्या इसमें 8% ब्याज अनुदान है। अगर आप इस योजना के तहत लोन लोगे तो 8% ब्याज अनुदान का मतलब ये हो गया कि रेट कितनी है 10%, लेकिन उसमें से 8% ब्याज मैं दूंगी। मैं मतलब सरकार। आपको कितना देना है 2%। तो 25 लाख का 2% कितना 50,000। कितना है 50,000। तो आपको ब्याज कितना देना है 50,000। तो अब वो राजी है, 25 लाख का लोन ले रहा 50,000 ब्याज, तो कहूँ दे देगा, राजी हो गया। समझ में आई कि नहीं आई। तो ये होता है ब्याज अनुदान। अगर आप और बढ़ोगे 5 करोड़ तक का लोन लोगे तो बोला 6% ब्याज अनुदान। 6% मतलब रेट कितनी थी 10%, बोला कि 6% मैं दूंगी, मैं मतलब सरकार। आपको कितना देना है 4%। तो 5 करोड़ का 4% दिया जाएगा। बताओ कितना हुआ 20 लाख या 2 लाख, ईमानदारी से बताओ। हाँ 20 लाख की बात, हाँ ठीक है। तो 5 करोड़ पर 20 लाख रुपए आपको ब्याज देना है, ठीक है। और अगर 10 करोड़ तक का लोन लोगे तो 5%। तो 5% रेट कितनी थी 10%, तो उसमें से 5 सरकार देगी, 5 मैं दूंगा। तो बताओ कितना हुआ 10 करोड़ का 5%, 50 लाख। 10 करोड़ 50 लाख देने, समझ में आ रही बात। तो ब्याज अनुदान 50 लाख अपन को बड़ी बात है, जिसकी औकात होती ना 10 करोड़ का लेने की, तो वो 50 लाख जेब में लेके घूमता है, समझा। अपन लोन कितने का लेंगे 3 लाख 4 लाख, तो अपन 50,000 रुपये जेब में लेके घूमता है। जो 10 करोड़ लोन लेने की हिम्मत रखता है वह कुछ तो पैसा जेब में रख के घूमता होगा। क्योंकि लोन कौन लेता है, लोन वही लेता है जिसके पास उतारने की हिम्मत होती है। और पहली बात लोन उसी को मिलता है जिसके पास उतारने की हिम्मत होती है। समझ में आई बात। कभी आपके पास फोन आया कि लोन के लिए आप आ जाओ, आता है। हाँ आप एक बार लोगे ना वो दूसरी बार देगा ही नहीं, ईमानदारी से। अब हम लोगों के अकाउंट होना, आप जब सरकारी कर्मचारी बनोगे ना, सरकारी कर्मचारी बनोगे तो आपके महीने की तनख्वाह 30-40 हज़ार रुपये, वो 40-40 हज़ार रुपये आपके खाते में आते रहेंगे। बैंक वाला क्या करेगा, साल भर देखेगा कि आदमी व्यवहारिक है कि नहीं है। 40-40 हज़ार रुपये आ रहे हैं, अब उसको भरोसा होगा कि आदमी सरकारी दामाद है, जाना कहीं है नहीं, तो आपको फिर फ़ोन पे फ़ोन करेंगे अरे साहब, और फ़ोन भी करवाएंगे मैडमों से। तो क्या कि लोन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कि लोन चाहिए, तो कि लोन चाहिए तो आप ऐसा करो 3 लाख का लोन हम आपको देने के लिए तैयार हैं, ब्याज लगेगा। अब वो क्या करेंगे 3 लाख का लोन आपको दे देंगे। अब उनको पता है आदमी भाग के जाएगा कहाँ। जैसे ही 1 तारीख हो गई आपके खाते में टन 50,000 खाते में आए, वो 5,000 रुपये उड़ गए अपने आप ऑटोमेटिक, वो इंस्टॉलमेंट कट जाती है। समझ में आई। इस वजह से वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। एक बैंक के अंदर एक स्कोर चलता है सिबिल, नाम सुना है कभी किसी ने। सिबिल आपका जो रेपो होती है ना वो बताता है कि अगर आपने लोन लेकर उसको चुकाया नहीं तो आपका सिबिल स्कोर क्या होगा, डाउन, तो आपको कभी भविष्य में लोन नहीं मिलेगा। तो ये जो लोन लेते हैं ना, इन लोगों के पास लोन उतारने की हिम्मत होती है, तब जाकर लोन लिया जाता है। अपन सोच भी नहीं सकते 10 करोड़, सोच सकते हो यहाँ बैठ के, दिमाग में ही नहीं आता मेरे तो 10 करोड़ नहीं चाहिए। समझ में आई ना। तो इस योजना का नाम क्या, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन। समझ में आई। परिभाषा समझ में आ गई, ये योजना समझ में आ गई। चलो अब मैंने सबसे पहले परिभाषा पढ़ी, मेरे को सरकार ने पैसा दे दिया, मैंने क्या किया, उद्योग की स्थापना की। उद्योग की स्थापना की। अब काफी बार आप देखते हो कि उद्योग की स्थापना करते हैं, तो मैंने कोई फैक्ट्री लगाई, और फैक्ट्री लगाई तो फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही थी, तो बन रही थी तो धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो धुआं निकल रहा था,
तब तक कोई एक इंस्पेक्टर निकल रहा था, उस इंस्पेक्टर देख ले, ओहो नई फैक्ट्री लगाई है, नया मुर्गा है, धुआं निकल रहा है, वो फट अंदर घुसा कि साहब पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हो, आपका चालान कटेगा 1 लाख। अरे मैंने कहा कि कल 5 लाख तो सरकार से लेके आया, फिर 1 लाख चालान काट लिया, तो समस्या है कि नहीं है? समस्या है। तो सरकार ने एक नियम और निकाला, वह उस अधिनियम का नाम है MSME फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2019। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब यह है कि आपको जो MSME उद्योग है उसको चलाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या कैसे नहीं आएगी? इसका मतलब यह है कि मैंने आज MSME उद्योग खोला, मैंने उसको उद्योग के अंदर रजिस्टर करवा दिया, और जब रजिस्टर करवा दिया तो सरकार ने इस अधिनियम के तहत ये बोला कि मुझे 5 साल तक, आज मैंने उद्योग शुरू किया है, आने वाले 5 साल तक मुझे सभी कानूनों, सभी निरीक्षण के तहत छूट प्रदान की जाएगी। मतलब कानून ये है कि आपकी फैक्ट्री से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 साल मुझे छूट है। नियम यह है कि जो फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है उसको फिल्टर करके पानी छोड़ना है, लेकिन 5 साल मुझे छूट है। समझ में आई बात? ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेचारा MSME वाला है, पैसा है नहीं, पैसा है नहीं, तो इसको अपन कुछ फायदा दे रहे हैं ताकि ये एक सफल उद्यमी बन सके। बात समझ में आ गई? तो ये एक अधिनियम है MSME फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019। समझ में आई? तो ये 3 बातें ध्यान रखनी, एक तो परिभाषा, एक योजना, और ये एक अधिनियम। क्लियर? कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है? चलो फटाफट अब इसको लिखना शुरू करो। सबसे पहले ये टेबल बना लो, ये टेबल अपनी कॉपी के अंदर बनाओ, उसके बाद अगला लिखना शुरू करना।
हाँ, ये पहले हेडिंग डालो, MSME, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। उसके बाद ये टेबल है ना, ये टेबल अपनी कॉपी के अंदर बना लो। एक करोड़, एक, पाँच, 10, 50, 50, 250। हो गया? ये परिभाषा लिखवाने की आवश्यकता है क्या, या आप समझ जाओगे टेबल से, है ना? देखो, सूक्ष्म उद्योग मतलब वह उद्योग जहां पर निवेश 1 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से कम। लघु उद्योग निवेश 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से कम। मध्यम उद्योग निवेश 10 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से कम, टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा, 250 करोड़ से कम। लिखवाने की आवश्यकता नहीं है ना? चलो, किसी को आवश्यकता है तो बोल जाना अभी। लिखो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। 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 लिखो, शुरुआत 13 दिसंबर 2019। शुरुआत 13 दिसंबर 2019। 13 दिसंबर 2019। अगला पॉइंट लिखिए, योजना के अंतर्गत 10 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। योजना के अंतर्गत 10 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। योजना के अंतर्गत 10 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। योजना के अंतर्गत 10 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, 25 लाख तक के ऋण पर
25 लाख तक के ऋण पर 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 25 लाख तक के ऋण पर 8%, कोमा 5 करोड़ तक के ऋण पर 6%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% तथा 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है। ब्याज अनुदान दिया जाता है। ब्याज अनुदान दिया जाता है 25 लाख पर, 5 करोड़ पर और 10 करोड़ पर। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अगली हेडिंग लिखो, एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2019। क्या हुआ? इंग्लिश में लिखना है जैसा लिखा हुआ है। फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019। ये सवाल किसने पूछा है? गौतम अडानी वाला। देखो, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ये 16 करोड़ का जो ऋण माफ़ किया है ना, ये ऋण ऐसा नहीं होता कि 1 दिन 2 दिन का कोई डिसीजन होता है। ठीक है, ये डिसीजन बहुत डिटेल में जाता है। उन्होंने, अडानी ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि उस कामों पर इतना पैसा खर्च कर लिया। एक चीज़ बताऊंगा आगे मैं आपको, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व निर्वहन। ठीक है, ऐसे कामों पर उसने पैसा खर्च किया। उसने इतना पैसा खर्च कर लिया कि उसके सामने 16 करोड़ कुछ भी नहीं है। तब वो क्या करते हैं कि 16 करोड़ का ऋण माफ़ कर लेते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं वैसे। ठीक है, इसमें लिखो आप, तारीख लिखना 17 जुलाई 2019। ये अधिनियम कब पारित हुआ? 17 जुलाई 2019। कब पारित हुआ? तारीख लिखो, 17 जुलाई 2019। जुलाई 2019। ठीक है, दूसरी बात, इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत पावती प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पावती प्रमाण पत्र प्राप्त करने के 5 साल तक पावती प्रमाण पत्र क्या होता है कि कोई एमएसएमई उद्योग है, उस एमएसएमई उद्योग में रजिस्टर्ड किया है अपन ने, तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसको अपन बोलते हैं पावती प्रमाण पत्र। पावती प्रमाण पत्र प्राप्त करने के 5 साल तक सभी कानूनों और निरीक्षण के तहत छूट प्रदान की जाती है। और निरीक्षण के तहत छूट प्रदान की जाती है। निरीक्षण के तहत छूट प्रदान की जाती है। समझ में आई बात? कि आपके उद्योग का किसी भी तरह से कोई निरीक्षण नहीं होगा। कितने साल तक? 5 साल तक। ठीक है, यह अधिनियम कब पारित हुआ? 17 जुलाई 2019। ठीक है, योजना कब लागू हुई? 13 दिसंबर 2019। ठीक है, तारीखें याद रहेगी। चलो अगली बात करते हैं। इतना ही बताया था मैंने अभी तक आपको।
अगला लिखो एमएसएमई नीति। एमएसएमई नीति 17 सितंबर 2022। 17 सितंबर 2022 नीति, ये तारीख ध्यान रखना है, 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई नीति को लाया गया। कब लाया गया? 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई नीति को लागू किया गया। बस देखो कितनी तारीखें बताइए? 3 तारीखें। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019, एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 17 जुलाई 2019 और एमएसएमई नीति 17 सितंबर 2022। ठीक है, चलो अगला अपन जो टॉपिक बात करते हैं वह करते हैं निर्यात। क्या बात करते हैं? निर्यात। निर्यात हेडिंग डालो निर्यात। निर्यात का मतलब क्या होता है कि राजस्थान में कोई वस्तु बनी, उसको बाहर किसी राज्य को भेजना क्या कहलाता है? नहीं, राज्य नहीं, देश आएगा। बाहर किसी देशों को भेजना। ऐसा नहीं कि राजस्थान के अंदर कपड़ा हुआ, आपने गुजरात भेजा, वो निर्यात है क्या? नहीं। राजस्थान में कोई चीज हुई, उसको आपने फ्रांस भेजा, वो क्या कहलाता है? निर्यात। ठीक है, तो सरकार चाहती है कि निर्यात के अंदर बहुत अच्छा काम हो। ठीक है, तो इस वजह से निर्यात पर फोकस करते हैं। देखो सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि राजस्थान से जो निर्यात हुई है वर्ष 2023-24 में, वर्ष 2023-24 में राजस्थान से जो निर्यात हुई है उसमें 5 शीर्ष वस्तुएं कौन कौन सी है? टॉप 5 वस्तुएं जो राजस्थान से निर्यात की गई। तो सबसे पहली वस्तु आएगी, वह आ जाएगी इंजीनियरिंग वस्तुएं। कौन सी? इंजीनियरिंग वस्तुएं। इंजीनियरिंग वस्तुओं का मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिसको बनाने में कोई इंजीनियरिंग लगी हो। जैसे कोई ट्रक है, जैसे आपने नाम सुना होगा अशोक लीलैंड का, है ना, ट्रक बनाती अपन का, वो जो फैक्ट्री है ना वो अलवर के अंदर है, तो वो इंजीनियरिंग वस्तुएं। तो पहले नंबर पर आ जाएगी इंजीनियरिंग वस्तुएं। दूसरे नंबर पर है जवाहरात। जवाहरात मतलब आभूषण। आपको पता होना चाहिए कि जयपुर में पन्ना मंडी है एशिया की सबसे बड़ी, तो वो जवाहरात के क्षेत्र में है। ठीक है, 3 नंबर पे आपको ध्यान रखना है, 3 नंबर पे ध्यान रखना कपड़ा। कपड़ा, कपड़ा मतलब टेक्सटाइल्स। कपड़ा मतलब टेक्सटाइल्स, 3 नंबर पे। 4 नंबर पे जो निर्यात हुआ सबसे ज्यादा वो हुई धातुएं। क्या हुई? धातुएं सबसे ज्यादा निर्यात 4 नंबर पर। और अंतिम 5 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? अंतिम 5 नंबर पर आ जाएगा हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट की बात कल मैंने आपसे बताई थी, जो 18 वस्तुएं थी जिनको जीआई टैग दिया गया, वो सब क्या है? हैंडीक्राफ्ट। तो राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं कौन सी है? 1 नंबर इंजीनियरिंग, 2 नंबर जवाहरात, 3 नंबर कपड़ा, 4 नंबर धातुएं, 5 नंबर हैंडीक्राफ्ट। याद रहेगी बातें? कोई समस्या, किंतु परंतु कुछ भी नहीं? चलो लिखो हेडिंग निर्यात। इसमें पहली बात लिखो, पहली बात लिखो, वर्ष 2023-24 में, वर्ष 2023-24 में, वर्ष 2023-24 में राजस्थान से निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं। वर्ष 2023-24 में राजस्थान से निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं। की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं। ये पांचों की पांचों वस्तुएं आपको पता होनी चाहिए।
हो गई। अब देखो, अब राजस्थान चाहता है कि राजस्थान से चीजें क्या हो, निर्यात हो। तो निर्यात कब होगी, जब लोग क्या बनेंगे, निर्यातक बनेंगे। निर्यातक बनेंगे तभी क्या होगी, राजस्थान से निर्यात वस्तुएं बढ़ेगी। तो उन्होंने एक मिशन शुरू किया, उस मिशन का नाम है मिशन निर्यातक बनो। क्या मिशन है, मिशन निर्यातक बनो। लिखो हेडिंग, मिशन निर्यातक बनो। इस मिशन की शुरुआत की, मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो, नाम में स्पष्ट हो रहा है ना, मिशन निर्यातक बनो। क्या कह रहा है कि राजस्थान से निर्यातकों को बनाने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया। अब देखो, उद्योगपति बनना आसान है, लेकिन निर्यातक बनना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि आपके पास कुछ न कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ न कुछ दस्तावेज बनाने होते हैं। दस्तावेज होंगे तब अपन लोग क्या बन पाएंगे, निर्यातक। तो क्या प्रक्रिया है निर्यात करने के लिए, क्या दस्तावेज होते हैं, उनको कैसे तैयार करें, उसके लिए इस मिशन की शुरुआत की, मिशन निर्यातक बनो। सबसे पहले लिखो इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2021। शुरुआत लिखना 29 जुलाई 2021। यह मिशन रिको प्लस उद्योग विभाग प्लस राजस्थान सरकार के सहयोग से संचालित है। के सहयोग से संचालित है। ये तीनों नाम ध्यान रखना। रिको, रिको मैं आपको आगे बताऊंगा रिको क्या होता है। एक तो रिको, दूसरा उद्योग विभाग और तीसरा राजस्थान सरकार। इन तीनों के सहयोग से संचालित है कौन सा मिशन, मिशन निर्यातक बनो। इसमें क्या होता है, इस मिशन में निर्यात संबंधी, इस मिशन में निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं, इस मिशन में निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण का प्रशिक्षण दिया जाता है, का प्रशिक्षण दिया जाता है। निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। मिशन का नाम क्या है, मिशन निर्यातक बनो। हाँ होगा। ठीक है, लाइन समझ में आ गई। निर्यात संबंधी क्या प्रक्रिया और निर्यात संबंधी दस्तावेजीकरण। दस्तावेज चाहिए होते हैं तब जाकर निर्यातक बनते हैं, ऐसा कोई मुंह उठाकर निर्यातक नहीं बन सकते। तो इस वजह से इस मिशन की शुरुआत की। क्लियर, चलो अगला लिखो। एक राजस्थान में काउंसिल बनाई REPC। बताओ ये निर्यात से संबंधित है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है, थोड़ा सोच समझ के बताओ। राजस्थान, हाँ आगे पी मतलब प्रोडक्ट, हाँ और सी बहुत, अरे डफोड़, मैंने गूगल सर्च करने का तो नहीं बोला था। क्या एग्जाम में भी गूगल लेके जाएगा हैं? वो आजकल यूट्यूब देखते हो ना, तो एक ऐड आती है कि ये गूगली देने वाला सवाल है। देखा कभी? कई बार आप लोग जब यूट्यूब पढ़ो देखोगे ना, तो बीच में गूगल के ऐड आते हैं। तो गूगल के ऐड आते हैं तो उसमें कोई सवाल सर्च करता है, सवाल मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा सर्च करती है,
फिर बोलती है कि ये तो गूगल ही देने वाला सवाल है, तो इस वजह से गूगल ही देने वाले सवाल के लिए क्या करो, गूगल सर्च करो। तो आरएस में भी लेके जाना वहाँ गूगल, पता चलेगा एकदम बढ़िया, सामने रखना फोन, टी बना, मजा आ जाएगा। भविष्य में कभी आरपीएस की शक्ल नहीं देखेगी, है ना। लिखो REPS, इसकी फुल फॉर्म लिखो, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये काम क्या करेगी, राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा देने का काम करेगी। इस वजह से इस संस्था की स्थापना की गई। लिखो, इसकी स्थापना कब हुई, नवंबर 2022। नवंबर 2022 में क्या की गई, स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट, इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा देना। राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है REPC का, कि राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। क्लियर। तो मिशन निर्यातक बनो हो गया, REPC हो गया, ठीक है। और निर्यात में मैंने आपको बताई 5 शीर्ष वस्तुएं जो राजस्थान से निर्यात की जाती है, ठीक है। तो ये सब बातें आप इसके बारे में ध्यान रखनी है, निर्यात के बारे में ध्यान रखना। 2 पॉइंट क्लियर करवाएं, एक MSME क्लियर करवा दिया और एक निर्यात क्लियर करवा दिया। अब कुछ अन्य योजनाएं और अन्य योजनाओं की बात करता हूं। लिखो अगली योजना, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन योजना, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन योजना। सुनो, ये योजना क्या है, ये वाहन लिखा है, वाद्य नहीं लिखा है। क्या लिखा है, वाहन। देखो काफी बार लोग क्या होते हैं कि वाहन से व्यापार करते हैं। आजकल आप देखो ना, आप ब्रिज से नीचे उतरोगे ना, ये बाजार वाला ब्रिज, तो उसके साइड में ना बहुत सारे पिकअप खड़े रहते हैं, और पिकअप के अंदर पीछे या तो नारियल डाल रखा होता है या मौस भी डाल रखी होती है। कईयों के आजकल सर्दियों का मौसम आ रहा है तो कंबल डाल रखी है ना, व्यापार है। तो वो क्या कर रहे हैं, वाहनों से व्यापार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो वो क्या कर रहे हैं कि टैक्सी चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं ना। तो टैक्सी और टेम्पू भी क्या वाहन है। कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि ना आजकल RO पानी चलता है, RO वाटर। तो वो क्या करते हैं, पिकअप के पीछे बहुत बड़ी टंकी लगी हुई है, उसके अंदर RO वाटर डाल रखा है, घर घर जाते हैं, कैंपर भरते हैं, करते हैं ना। ये सब क्या है, व्यापार है। तो सरकार ने बोला कि अगर आप कोई ऐसा छोटा, लघु मतलब छोटा, वाणिज्यिक वाहन लोगे जिसकी कीमत, ध्यान रखना, 15 लाख तक है। कितने तक है, 15 लाख। 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर, कितने तक के, 15 लाख। तो 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर आपको इस योजना का फायदा दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा, क्या पूरा का पूरा फोकट में मिलेगा, नहीं। आपको बोला या तो 10% मिलेगा, या 10%, या फिर 60,000 रुपये मिलेगा। लेकिन दोनों में से जो भी कम होगा वो मिलेगा। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई। सुनो, 15 लाख तक आपको खरीदना है। अब मैं क्या थोड़ा यूं होशियार था, पढ़ा, नौकरी लगी नहीं,
तो मैंने कहा कि अब मैं ऐसा करता हूँ, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी लेता हूँ और स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी लूँगा और फिर क्या करूँगा, टैक्सी का काम करूँगा। या किसी को जोधपुर जाना है, मैं टैक्सी में छोड़ के आऊँगा, कार की कार और व्यापार का व्यापार। तो मैंने क्या की, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी ली। स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी 12 लाख में पड़ी। 12 लाख में पड़ी तो सरकार ने क्या बोला था, 10%। तो 10% कितना हो गया, 1,20,000। तो 1,20,000 मुझे कौन देगी, सरकार। लेकिन सरकार ने बोला देखो 10% या 60,000, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो दूंगी। तो सरकार 1,20,000 देगी कि 60,000 देगी, हम नहीं बात। चलो अब मैं इतना पैसे वाला था नहीं, तो मैंने एक इलेक्ट्रिक टैक्सी चलती है आजकल, देखी होगी, चलती है ना, तो 60-70 हज़ार तक की टैक्सी थी। मैंने कहा कि 70 हज़ार की टैक्सी ले लूँ। तो मैंने 70 हज़ार की टैक्सी ले ली। मैंने कहा 70 हज़ार टैक्सी है, सरकार 60 हज़ार दे देगी, मेरी जेब से 10 हज़ार ही लगा। तो 70 हज़ार की ली, तो 70 हज़ार में 10% कितना होता है, 7 हज़ार, और ये 60 हज़ार थी। लेकिन सरकार ने बोला हाँ देखो 7 हज़ार है, 60 हज़ार में से जो भी, तो क्या मिलेगा, 7 हज़ार के 60 हज़ार। हाँ अहमद भाई, तो गूगली फेंकी, समझ भाई, या तो 10% या 60 हज़ार, दोनों में से जो भी कम होगा। ठीक है, ये योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन रोजगार योजना। इसमें ध्यान रखना, जो लेने वाला है उसकी उम्र 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। 18 से 45 साल। अब 45 साल तक क्यों, कोई 50 साल का मैं लूंगा, चलाओगे क्या, टैक्सी चलाओगे कि कार चलाओगे, 50 साल के हो, तो युवा आदमी को 18 से 45 साल। राहुल गांधी ले सकते हैं, राहुल गांधी युवा नेता भाई साहब, हाँ 55 साल के नहीं ले सकते। ठीक है, 18 से 45 साल तक ही ले सकते हैं। लिखो आप इसमें शुरुआत लिखो 11 अक्टूबर 2022, शुरुआत लिखो 11 अक्टूबर 2022। ग्यारह अक्टूबर 2022 लिखो। आवेदक की उम्र 18 से 45 साल के मध्य होनी चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 45 साल के मध्य होनी चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 45 साल के मध्य होनी चाहिए। अगला पॉइंट, 15 लाख तक के लघु वाणिज्यिक वाहन तक के 15 लाख तक के लघु वाणिज्यिक वाहन 15 लाख तक के लघु वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर 15 लाख तक के लघु वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर 10% या 10% या 60,000 रुपये, 10% या 60,000 रुपये, दोनों में से जो भी कम होगा, दोनों में से जो भी कम होगा दिया जाएगा। दोनों में से जो भी कम होगा दिया जाएगा। हाँ एक बार यूँ होता है, 10 वाहन खड़ा कर दो ना। योजना का देखो, एक इस योजना की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी योजना होगा ना, उस योजना का फायदा हमेशा एक बार ही दिया जाएगा। आप लोगों ने संविधान के अंदर है ना एक अनुच्छेद पढ़ा होगा, 20 दोष सिद्धि से संरक्षण पढ़ा है। दोष सिद्धि से संरक्षण में एक आपने पॉइंट पढ़ा होगा कि दोहरे दंड से सुरक्षा पढ़ी है, कि आप यूं नहीं कि मैं मर्डर किया एक बार तो मैं पहले 5 साल जेल काट के आ गया फिर 5 साल के और भेज दो, नहीं, कभी भी एक सजा के लिए दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है। वैसे कि वैसे राजस्थान के अंदर या केंद्र सरकार के अंदर कोई भी एक व्यक्ति के लिए
दो योजनाओं का एक साथ प्रावधान नहीं होगा। समझ में आई कि एक व्यक्ति इसने इस योजना के तहत पहले गाड़ी उठा ली, वापस जाएगा वापस गाड़ी उठा लेगा, नहीं, ऐसा तो फिर एक ही परिवार वाले लेते रहेंगे, नहीं, ठीक है। चलो अगली योजना लिखो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, राजस्थान दलित आदिवासी, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, उद्यम प्रोत्साहन योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। आप लोग इस योजना के नाम से क्या क्या चीजें निकाल सकते हो बताइए। जिसको समझ में आए ना वो हाथ खड़ा करके बोलना, और हाथ खड़ा करके बोलना धर्मशाला है। बताओ क्या बातें आपको निकल के आती है, बता पाओगे आप? हाँ बताओ। किसके? हाँ, और कुछ बात आप बताओगे? गप नहीं टेकनी है, जो आपको वास्तव में लगे कि ये चीज निकल रही है अंदर से। अच्छा, और? हाँ, पैसों के रूप में संरक्षण देना, ठीक है, और? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ? देखो इसमें क्या होता है कि कई बार अपन देखते हैं ना देखो दलित का मतलब है ना यहाँ पर सीधा का सीधा दो समुदायों से, एक तो एससी और एक एसटी, बस, ठीक है। एससी और एसटी मतलब ये योजना एससी के लिए है और एसटी के लिए, क्योंकि आप लोग देखते हो ना कि उद्योग के अंदर इन लोगों की भागीदारी बहुत कम होती है ना। उद्योग के अंदर जनरली जो बढ़िया समुदाय है यही होता है, तो कि एससी एसटी की भागीदारी बहुत कम है, तो एससी एसटी की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की, पहली बात। दूसरी बात, एससी एसटी को भागीदारी मिलेगी, लेकिन मैंने क्या बोला कि व्यापार में आपको बहुत मुनाफा हो सकता है, आप करोड़पति भी बन सकते हो, आप रोडपति भी बन सकते हो, है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या? रुपया। तो इस योजना के अंदर ये बोला, याद करो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, 25 लाख पर 8%, 5 करोड़ पर 6%, 10 करोड़ पर 5%। इसमें क्या बोला कि अगर कोई एससी एसटी का है और वह उद्यम शुरू करना चाहता है और अगर वह 25 लाख तक का लोन लेगा तो 9%, वहां पर था 8%, मतलब बाजार में रेट 10% चल रही है, इस व्यक्ति को सिर्फ कितना ब्याज देना है? 9% नहीं, 1% ब्याज देना है, ठीक है। अगर वह व्यक्ति 5 करोड़ तक का लोन लेगा तो उसको देना है 7%, 7% सरकार देगी, उसको देना है 3%, और अगर वह 10 करोड़ तक का ऋण लेगा तो उसको देना है 6%, मतलब 6% सरकार देगी, उसको 4% देना है। सेम योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, लेकिन वह योजना सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए लागू है, लेकिन ये योजना सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी समुदाय के लिए लागू है। वहां पर जो रेट थी उससे 1% ज्यादा यहाँ पर, वहां पर 8 थी, यहाँ पर 9 है, वहां पर 6 थी, यहाँ पर 7 है, वहां पर 5 थी, यहाँ पर 6 है, ठीक है। लिखो योजना का नाम लिखो, पहले लिखो शुरुआत। 2019-20 शुरुआत 2019-20।
शुरुआत लिखो 2019-20। दूसरा पॉइंट लिखिए, राजस्थान के एससी और एसटी समुदायों की, राजस्थान के एससी एवं एसटी समुदायों की उद्योग में भागीदारी, राजस्थान के एससी एवं एसटी समुदायों की उद्योग में भागीदारी, उद्योग में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान की एससी एवं एसटी समुदायों की उद्योग में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। उद्योग में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। समझ में आ गई? अगला पॉइंट लिखना, योजना के अंतर्गत 25 लाख तक के ऋण पर, योजना के अंतर्गत 25 लाख तक के ऋण पर 9%, 25 लाख तक के ऋण पर 9%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 7%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% तथा 10 करोड़ तक के ऋण पर, तथा 10 करोड़ तक के ऋण पर 6%, 25 लाख तक के ऋण पर 9%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% तथा 10 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है। ब्याज अनुदान दिया जाता है। याद रहेगा? कोई समस्या हो तो बताओ, यहां पर है क्या कोई समस्या? ठीक है, योजना का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। ठीक, चलो अगली बात करता हूं। अगली बात आती है BIP। BIP, ये सब बातें बता रहा हूं ना, सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में 100% प्री के पेपर में एक न एक बात अवश्य छपती है, हर बार छपती है, जितनी बातें मैंने बताई है। BIP, BIP की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। सुनिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? निवेश। निवेश मैंने आपको बताया। सुनिए, आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है? करंट अफेयर खुद पढ़ते हो? कहां से पढ़ते हो? अखबार से? 2 की घायल 3 मृत्यु है। देखो सुनो, अगर आप लोग करंट अफेयर के बारे में थोड़ा बहुत जागरूक हो तो आपको पता होगा एक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है। पढ़ा कहीं? किसने पढ़ा है? किसी ने बोला यस? वो पास वाले ने बोला राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। देखो निवेश क्या है? निवेश एक अपन जितना सोचते हैं ना उतना नहीं है। निवेश एक बहुत बड़ा टर्म है। निवेश जब राजस्थान के अंदर आता है तो राजस्थान में हर चीज के अंदर फायदा होता है। अगर आप सोचो कि लास्ट टाइम जब ये समिट हुआ था तब जो नाम अडानी है ना, अडानी, उस अडानी ने विश्व का सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा का प्लांट था वो अपन के राजस्थान के जैसलमेर के अंदर लगाया। कहाँ लगाया? राजस्थान के जैसलमेर। विश्व का, राजस्थान का ही नहीं, भारत का ही नहीं, किसका? विश्व का। अब आप सोचो जब राजस्थान में ये प्लांट लगेगा तो कितनों को रोजगार मिलेगा? देखो, मजदूर चाहिएंगे, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, गाड़ी वालों को रोजगार मिलेगा, वहां पर लोग रहेंगे तो होटलें खुलेगी, रेस्टोरेंट वालों को रोजगार मिलेगा। तो इतना सारा, एक निवेश के चक्कर में इतना सारा व्यापार बढ़ता है।
तो राजस्थान में बाहर से निवेश लाने के लिए अब क्या होता है निवेश, आप लोगों ने शेयर मार्केटिंग का नाम सुना है? शेयर मार्केटिंग क्या एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। कैसे? जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने स्विगी का भी नाम सुना होगा। स्विगी, स्विगी क्या है, जोमेटो क्या है, आपको घर पे यहाँ बैठे हो, भूख लगी कि पिज़्ज़ा खाना है, तो पिज़्ज़ा भाई कोई भी होटल का खाना है, तो आप जाओगे, उससे अच्छा क्या करते हो कि क्लास चल रही है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ स्विगी से। आप यहाँ पर बैठे बैठे क्या करोगे, स्विगी से ऑर्डर, और स्विगी क्या करेगी, आपको यहाँ पर सप्लाई करेगी। तो स्विगी आज की तारीख में एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। अब मैंने क्या बोला, जब व्यापार करोगे ना, तो व्यापार में हमेशा किसकी आवश्यकता होगी, पैसों की। अब ये स्विगी वगैरह ये बहुत बड़ी कंपनियां, इनको बहुत बड़े बड़े पैसों की आवश्यकता होती है, और ये सरकारें लोन देती है 5 करोड़ 10 करोड़, कुछ नहीं फर्क पड़ता इनको। तो ये करे क्या, तो ये क्या करती है कि अपना आईपीओ जारी करती है शेयर मार्केटिंग के अंदर। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोचिंग है, मेरी कोचिंग की जो कीमत है ना, वह मैं मानता हूँ 100 करोड़ है। कितनी है? 100 करोड़। तो मैंने क्या किया, इस 100 करोड़ की कोचिंग को मैं चाहता हूँ कि भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर खोलूँ। अभी राजस्थान में, भारत के प्रत्येक राज्य में खोलना चाहता हूँ। तो प्रत्येक राज्य में खोलने के लिए देखो, सबसे पहले मुझे बिल्डिंगें लेनी पड़ेगी, वहाँ पर फर्नीचर लगाना पड़ेगा, एशिया लगानी पड़ेगी, डिजिटल बोर्ड लगाने पड़ेंगे, टीचर लगाने पड़ेंगे। फीस तो बाद में आएगी ना, बाद में। पहले तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं इन्वेस्टमेंट, इतना तो पैसा मेरे पास नहीं है, और सरकार मुझे देगी 5 करोड़ 10 करोड़। 10 करोड़ से तो एक राज्य के अंदर भी बिल्डिंग नहीं खुलती है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो 100 करोड़ की जो कोचिंग है ना, मैं इसका शेयर जारी कर देता हूँ, और मैंने इसके 100 शेयर जारी कर दिए। अब बताओ कि 100 करोड़ की बिल्डिंग थी, मैंने 100 शेयर जारी किए, तो एक शेयर कितने का, 1 करोड़ का। अब मैंने, आप में से 100 विद्यार्थी बैठे, मैंने सबको एक एक शेयर दे दिया, तो आप लोगों ने मुझे कितना दे दिया, 1 करोड़ दे दिया। तो मेरे पास कितने आ गए, 100 करोड़ रुपए आ गए। और मैंने 100 करोड़ से क्या किया, व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू किया धीरे धीरे। अब देखो क्या हुआ, 100 करोड़ थे, आप लोग 100 अब पार्टनर बन गए। अब मैं मुनाफा कमाऊंगा, 100 रुपए कमाऊंगा ना, तो पहले वो 100 रुपए सीधे किसके पास आते थे, मेरे पास। लेकिन अब आप लोगों ने सबने पैसा लगाया, तो एक एक रुपया किसमें जाएगा, आप लोगों में। शेयर मार्केटिंग क्या होती है, शेयर मार्केटिंग एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। आप लोग शेयर मार्केटिंग पर जाओगे, आपको कोई कंपनी दिखी, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी दिखी, टाटा कंपनी का एक शेयर है 10,000 रुपये मिल रहा है, आप लोग, आपके पास में पैसा है, आप लोग 10,000 रुपये दोगे, उसका एक शेयर खरीद लिया। कल अगर टाटा कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो भी आपको मुनाफा मिलेगा, और अगर कल घाटे में गई तो उसका लॉस भी किसको मिलेगा, आपको। ये होता है शेयर मार्केटिंग। तो ये तो कंपनियां करती है। अब राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आना है, तो अपन क्या करें, राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने से बहुत कुछ फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो सरकारें क्या करती है, बाहर वाली कंपनियों को आमंत्रित करती है कि आप हमारे यहाँ पर आओ और पैसा लगाओ। तो इस वजह से हमने एक संस्था बनाई। ये संस्था क्या करेगी, राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का काम करेगी। तो इस संस्था का नाम क्या है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। बात समझ में आ गई। ये क्या काम करेगी, राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देना। क्लियर। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, और ये इतनी महत्वपूर्ण संस्था है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। कौन होता है, मुख्य सचिव। देखो, एक है मुख्यमंत्री और एक होता है मुख्य सचिव। जो आपकी राजनीतिक जितना भी मामला होता है ना, जैसे आपके राजनीतिक में विधानसभा, तो मंत्री परिषद, इनका जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। लेकिन जितना भी प्रशासनिक ढांचा है, जैसे एसडीएम, तहसीलदार, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, इन सब के ऊपर जो अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राज्य की राजधानी के अंदर बैठता है, उसके नीचे संभाग है, तो वहां पर उसने छोड़ रखे हैं संभागीय आयुक्त, और संभागीय आयुक्त के नीचे जिले हैं, और उन जिलों में छोड़ रखे हैं जिला कलेक्टर। ये बात ध्यान रखना। जिला कलेक्टर रिपोर्ट किसको करेगा, सबसे पहले देखो ऐसे होता है, तहसीलदार रिपोर्ट करता है एसडीएम को, एसडीएम रिपोर्ट करता है जिला कलेक्टर को, जिला कलेक्टर रिपोर्ट करता है संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त रिपोर्ट करेगा मुख्य सचिव। बात समझ में आई। इस तरह से पूरी की पूरी हायरार्की काम करती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। इसके बारे में 3 पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखिए, इसकी स्थापना 1991,
इसकी स्थापना 1991। मुख्यालय जयपुर। और इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष मुख्य सचिव। वर्तमान कौन है मुख्य सचिव? सुधांशु पंत। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? कुशाल सिंह। तीनों पॉइंट ध्यान रखने, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव। और इसका कार्य क्या है? दस करोड़ से अधिक के प्रस्तावों पर अधिक के निवेश प्रस्तावों पर विचार करना। 10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर क्या करना? विचार करना। ये कौन सी संस्था है? BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। क्लियर? यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या नहीं? चलो अगली संस्था आती है। यहां से आपके 3 प्रमुख संस्थाएं और बताऊंगा, रिको, राजसिको और RFC। रूडा मैंने आपको अध्याय 3 के अंदर बता दिया ना, ठीक है। चलो अगली संस्था आती है, लिखो रिको। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसकी हिंदी में फुल फॉर्म क्या आती है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। आप में से किस किसने रिको का नाम सुना है? हाँ, रिको एरिया होता है। और बस वही सुना है, ठीक है। आप ये सोचो, ये राजस्थान में ना उद्योग की सबसे बड़ी संस्था है। उद्योग की सबसे बड़ी, अगर राजस्थान में उद्योग का विकास करना पड़ेगा तो सबसे महत्वपूर्ण जिसका रोल है उस संस्था का नाम क्या है? रिको, ठीक है। और रिको क्या करता है? प्रत्येक जिले के अंदर उद्योगों के लिए बहुत एक अलग से क्षेत्र बनाता है। अपन उस क्षेत्र का नाम देते हैं रिको एरिया, देते हो ना। आप अगर सुंदर चौराहे जाओगे जहां पर संकल्प की एक ब्रांच चलती है तो वो रिको एरिया में है ना। अब ये रिको एरिया क्यों बनाती है? क्योंकि उद्योग होगा, उद्योग में क्या होती है? फैक्ट्रियां, है ना। आप ये सोचो, अगर कोई फैक्ट्री है अस्पताल के पास लगी हुई है तो वो फैक्ट्री धुआं छोड़ेगी, आवाज आएगी। एक आदमी को अगर एक हार्ट अटैक आया है, वो बिस्तर पर लेटा है, और सुबह अगर उस फैक्ट्री की मशीन शुरू हुई तो 2 और 3 हार्ट अटैक बढ़े, होता है ना। तो इस वजह से उनके लिए अलग से स्थापना की जाती। कभी भी आप लोग देखोगे उद्योग होते हैं ना,
वो कभी भी रहवासी इलाके के अंदर नहीं होते। कभी देखा कि यहाँ लक्ष्मीपुरा में या विश्वकर्मा सर्किल में, पुलिस लाइन के पास, मावी नगर में कोई उद्योग खुला हुआ है? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन उद्योगों को रहवासी क्षेत्र से दूर खोला जाता है, और इनकी सारी की सारी जो व्यवस्था करती है वो कौन सी संस्था करती है? रीको। समझ में आई बात? अब देखो, इसकी स्थापना के बारे में ना बहुत सारे अलग अलग तथ्य हैं, बहुत सारे तथ्य आपको मिलेंगे। अगर ध्यान से देखोगे तो भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी रीको के बारे में। सुनना, लिखना मत है ना। देखो, सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969। जब इसकी स्थापना 1969 में हुई तब इसका नाम था राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम। क्या नाम था? राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम। अब बताओ, इसके अंदर दो चीजें आ रही है, एक तो आ रहा है उद्योग और एक आ रहा है, दोनों चीजें एक है क्या? एक है क्या मैडम? हाँ, तो अलग अलग है। अलग अलग क्या है बताओ? और उद्योग? उद्योग क्या है? उद्योग होता है कच्चे माल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से फर्नीचर बनाना उद्योग है। लेकिन खनिज क्या है? खनिज होता है खनन। जमीन को खोदोगे, खोद कर निकालोगे, उसको अपन बोलेंगे अयस्क से निकलता है खनिज, है ना। तो दोनों चीजें अलग अलग, लेकिन दोनों के लिए संस्था एक ही। दो नावों पर सवार होगे तो तैर पाओगे? नहीं, डूब जाओगे, है ना। तो सरकार को लगा कि उद्योग अलग और खनिज अलग। आरएस की भी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ना तो आरएस बनोगे ना यूपीएससी क्लियर होगा। समझ में आई बात? हाँ, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, एग्जाम्पल होता है मेरे कहीं, ताकि आप लोगों के दिमाग में सेट हो, ठीक है। हाँ, कई बार हकीकत को बयां करते हैं, कई बार करते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रत्येक बार करें। कई बार समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। नहीं, काफी बार देखो क्या होता है, अपन बच्चे जब इस उम्र में होते हैं ना, तब अपन सोचते हैं कि अध्यापक भर्ती की तैयारी है, बस था लेकिन अध्यापक भर्ती कि पशु परिचर आ रहा है, पशु परिचर कि इतनी वैकेंसी है, नंबर तो आएगा। आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, पशु परिचर तो बढ़ ही जाऊंगा। कईयों की मेंटेलिटी है अभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्लास के अंदर कई बच्चों की मेंटेलिटी होगी कि कहीं ना कहीं तो पशु परिचर तो बढ़ ही जाऊँ, कि सफाई कर्मचारी की भर्ती भरो, नौकरी बड़ी घट है। ये रियलिटी ये है। तो अपन जब अलग अलग नावों पर सवार करते हैं ना, तो रियलिटी ये होती है कि अपन उन नावों के बीच में रह जाते हैं, पहुंच ही नहीं पाते कहीं तट पर। आप अगर ये एक वैकेंसी की तैयारी जी जान से करो, ठीक है, एक ही जगह, हाँ ठीक है, कोई ऐसा एक विषय और है, ये ऐसा एग्जाम और है जिसका सिलेबस पूर्णतः सेम है, जैसे पटवार, वीडियो, इन सब के सिलेबस पूर्णतः सेम है, ठीक है। तो आप अगर पटवार कर रहे हो तो साथ में वीडियो कर दो। मैं ऐसा नहीं बोला कि पेपर नहीं देना, पेपर भले ही दो ना, लेकिन डेडिकेटेड होकर तैयारी अगर आप एक ही करोगे ना, तो जरूर 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन अवश्य होगा। अब क्या होता है, अध्यापक भर्ती में शैक्षिक परिदृश्य से बहुत बड़ा पोर्शन। अब पशु परिचर में पशुओं से संबंधित पढ़ना, अब आप इसमें पढ़ने में घुसोगे 3 महीने पूरे। अब 3 महीने पढ़ोगे नहीं, जब तक अध्यापक भर्ती आ गई, फिर आप 15 दिन में किताब खोलोगे अध्यापक भर्ती का पढ़ना, ना तो पशु परिचर बन पाओगे ना अध्यापक बन पाओगे। अगर आपको और पता है, एक ईमानदारी से बात यह है, आप लोग अंदर से ना अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। भले ही मैं ऊपर से कहूँ आरएस मणिदेला, अंदर से आपको पता है कि यार आरएस स्टूडेंट आर ही को मणिदेन, ये रियलिटी है। अंदर से आपको आपकी जो औकात है ना, वो पता है कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन स्पेलिंग को लिखनी आ रही। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ना, अपने आप को अंदर नहीं रखना चाहिए कभी भी। अगर नहीं पढ़ सकते या बन सकते हो, अगर अंदर काबिलियत ये है कि मैं यूपीएससी आईएएस क्लियर कर सकता हूँ, तो उस काबिलियत को हमेशा पहचाननी चाहिए। अपन क्या करते हैं, अपन के यहाँ पे डरा क्या चलता है, अपन 8वीं तक तो यूं पास हो जाता है, धक्का हो गए, सरकार फेल करती नहीं है। 8वीं पास की, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हुई जाती है प्राइवेट से, फिर कोटा ओपन तैयारी है,
कोटा ओपन से बीएड कर ली, बीएड करने के बाद पीटीटी जिंदाबाद, पीटीटी बीएसटीसी कर लिया कुछ भी, उसके बाद कहीं और जाओगे आप आगे तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे। अब कंपटीशन एग्जाम में बच्चा यहाँ तक पहुँचा धक्के मार मार कर, और कंपटीशन एग्जाम में एक बच्चा फटाफट गणित सॉल्व कर रहा है, एक बच्चा फटाफट जीके का आंसर दे रहा है, और वो बच्चा कॉर्नर में बैठा बैठा सोच रहा है कि कठा है कठे, समस्या आती है। फिर 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि इतना सारा बैकलॉग है, तो उसको कब तक पूरा करता है। हम लोगों का देखो, मैं जो पढ़ा हूँ ना, आदर्श विद्या मंदिर से पढ़ा, आदर्श विद्या मंदिर में हमारी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है ना। मैं ऐसा नहीं बोला आप भले किसी भी स्कूल में पढ़ी हो, मेरा सबसे प्लस पॉइंट क्या था कि मेरी स्कूलिंग बहुत तगड़ी है, स्कूलिंग बहुत शानदार हो रखी है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बहुत अच्छी की, ग्रेजुएशन में मेरे 90+ % थे, और इंग्लिश में की। तो जब मैं कॉम्पिटिशन फील्ड में उतरा ना, तो जहाँ बच्चे जोड़ बाकी गुणा भाग सीख रहे थे, तो वहाँ पर मेरा है ना मैथ पूरा क्लियर था, जीके अच्छा था, मेरा इंग्लिश अच्छा था। तो मुझे बस बच्चे यहाँ से शुरू करते हैं, मैंने यहाँ से शुरू किया। तो ये जो फासला था ना, तो इस फासले को पूरा करने में मुझे बच्चों को समय लगता है, और मैं सीधा आगे पहुँच गया। 1 साल के अंदर अंदर नौकरी ले ली। बच्चे क्या करते हैं, इनकी स्कूलिंग अच्छी होती नहीं है, और जब स्कूलिंग अच्छी नहीं हो पाती तो बाद में कंपटीशन फील्ड में समस्या आती है। बहुत समस्या आप में से भी कई लोग फील करते हैं, क्योंकि अपन सरकारी विद्यालयों से पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालय में मैथ्स का मास्टर होता नहीं है, इंग्लिश का मास्टर तो देखने के नहीं होता, और दूसरे मास्टर आते हैं तो वो ऐसे ही हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ। मैड में आती है तो वो गोभी छिलाती है, आलू छिलाती है, हाँ करती है, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। चलो तो सरकार को लगा उद्योग और खनिज एक साथ नहीं चल सकते, तो 10 साल बाद 1979 सरकार ने क्या क्या खनिज को अलग किया। अलग किया तो एक संस्था बनाई, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, ये एक संस्था बना दी, ठीक है, बन गई। पीछे क्या रहा, पीछे क्या रहा, पीछे रहा उद्योग। तो अब उद्योग के लिए अगले साल 1980 में अपन ने किसकी स्थापना की, रिको। किसकी स्थापना की, अब ध्यान से सुनना, पेपर में अगर सवाल पूछे रिको की स्थापना कब की गई, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अरे रुको, ए, बी, सी, डी। अब बताओ, एक ये ऑप्शन एक ये ऑप्शन, इसमें आंसर क्या होगा, 1969, ठीक है। अगर ऑप्शन में 80 आए तो आंसर क्या होगा, 80। अगर 80 नहीं आया तो आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो लिखो, ये तीनों पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट बोल रहा हूं, लिखिए, लिखिए 1969 में 1969 में राजस्थान राज्य उद्योग व खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। 1969 में राजस्थान राज्य उद्योग व खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य उद्योग व खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। 1969 में राजस्थान राज्य उद्योग व खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। अगला पॉइंट, 1979 में 1979 में खनिज को उद्योग से अलग करके, खनिज को उद्योग से अलग करके, खनिज को उद्योग से अलग करके राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य
खनिज विकास निगम की स्थापना की गई? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, 1980 में रीको की स्थापना की गई। 1980 में रीको की स्थापना की गई। 1980 में रीको की स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ आएगा? जब तक आपको स्पेशली नहीं बोल दूं तब तक सबके मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। लिख लो, मुख्यालय जयपुर। मुख्यालय जयपुर। अब ये क्या काम करती है? उद्योग को क्या करना? बढ़ावा देना। बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम करती है। देखो, ये क्या करती है कि अलग अलग पार्कों का संचालन करती है। पार्क, पार्क कौन से? पब्लिक पार्क नहीं, उद्योग के लिए पार्क। जैसे वो क्या करेगी, एक पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा 200 बीघा का क्षेत्र, इसको घोषित कर दिया इसने स्टोन पार्क। क्या घोषित कर दिया? इसका मतलब यहां पर जितने भी उद्योग लगेंगे वो सारे के सारे किससे? स्टोन से। इसके अलावा कोई भी उद्योग नहीं लगेगा। इसी को एक पार्क और घोषित कर दिया। मान लो घोषित कर दिया मसाला पार्क। मसाला पार्क तो जितने जितने उद्योग लगेंगे सब हल्दी, धना, पाउडर, मिर्च, नमक, इसके ये मसाले ही तो हैं। आप लोगों ने विश्व प्रसिद्ध नाम सुना होगा मथानिया का, सुना है ना? तो मथानिया में एक ऐसा कैसा पार्क बना दिया, तो वो पार्क कौन सा कहलाया? मथानिया, मसाला पार्क। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं। जैसे अपन क्या होता है, कोई गांव का है ना, वो गांव का बाड़मेर में आएगा तो वो है ना ऐसे बच्चे के साथ रहेगा या उसके पास रहेगा जो उसके गांव का होता है ना, कि कोई चौटन का है तो चौटन वाले के पास कमरा लेगा कि रात बिरात कौन पड़ जाए, कौन आई मारा है। होता कि गांव को सामान खाटो आई तो ले तो आई, होता। चलो आप अगर बाड़मेर से बाहर निकले, जोधपुर गए, तो आप सोचोगे कि ये बाड़मेर का, मैं बाड़मेर का, तो उसके साथ कमरा लोगे। राजस्थान से बाहर निकले, क्या सोचोगे? ये राजस्थान का, मैं राजस्थान। भारत से बाहर नहीं निकलोगे, वैसे मान लो भारत से बाहर निकले तो कि ये भारतीय, मैं भारतीय, है ना। वैसे के वैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, देखो बड़ी बड़ी कंपनियां टेक्नोलॉजी के अंदर दो देश है, एक तो जापान है और एक कोरिया है। जापान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो जब जापान की कंपनियां भारत के अंदर आएगी तो वो सीधी सी बात अपना प्लांट खोलेगी, और प्लांट देखो सब जापान की कंपनियां पास पास खोलेगी। तो सरकार ने क्या किया, राजस्थान के अंदर एक पूरा का पूरा प्लांट, एक पूरी की पूरी जमीन आवंटित की, किसको? जापान को, और बोला कि आपकी जितनी भी कंपनी आएगी वो सारी की सारी इस जमीन के अंदर क्या करेगी, अपना प्लांट लगाएगी। तो उस पार्क का नाम क्या दिया? जापानी पार्क। क्या नाम दिया? देखो जापानी कंपनियां, मैं आपको बताऊं, आप लोग इतनी कंपनियों का नाम जानते हो, आपको पता नहीं होगा वो जापान की कंपनी। जैसे आप लोग एलजी का नाम जानते हो, एलजी लाइफ्स गुड, एलजी जापान की कंपनी है। आप लोग एक्टिवा चलाते हो, एक्टिवा किसकी है? होंडा। होंडा किसकी है? जापान। पहले क्या होता था, हीरो होंडा आती थी, हीरो थी भारत की, जापान की थी होंडा, दोनों की बनी नहीं, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। तो होंडा एक्टिव आती है जापान की। आप लोगों ने ये होंडा की बहुत सारी कारें भी आती है, अमेज है ना, ये फॉर्च्यूनर होंडा की है, टोयोटा, टोयोटा जापान की है ना, तो टोयोटा किसकी है? जापान की। तो ऐसे जापान की बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको यहां पर जगह दी। इस पार्क का नाम क्या है? जापानी पार्क। ठीक है, एक ऐसा कैसा टेक्नोलॉजी के अंदर भी है, उसका नाम रखा कोरियाई पार्क। क्या रखा? कोरियाई। तो कोरियाई पार्क क्या होता है? यहां पर एक देश आएगा, कौन सा? दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया। ठीक है, अब देखो दक्षिणी कोरिया की कंपनियों के नाम बताऊं। सैमसंग, कौन सी कंपनी? सैमसंग का फोन इस्तेमाल करते हो, तो ये जितनी भी कोरिया की कंपनी आएगी वो यहां पर अपनी जगह खोलेगी। तो अगर आपको पूछे राजस्थान में जापानी पार्क कहां है, राजस्थान में जापानी पार्क, तो पहला तो आ जाएगा निमराना, और दूसरा
गिलोट। कहां पर है? गिलोट। तो राजस्थान में 2 जापानी पार्क है, एक तो निमराना में और दूसरा गिलोट। निमराना कौन से जिले में? कोटपुतली, कोटपुतली बैरोड। और गिलोट है अलवर में। अगर आपको पूछे कोरियाई पार्क कहां है राजस्थान में? कोरियाई पार्क। तो राजस्थान में कोरियाई पार्क एक ही है, कहां पर है? गिलोट में। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ जापान की कंपनियां खुलेगी और यहां पर सिर्फ कोरिया की कंपनियां अपना व्यापार खोलेगी। तो इन दोनों को लिखो फटाफट, जापानी पार्क और कोरियाई पार्क। रिको, ये सब काम कौन कर रहा है? रिको। तो रिको के अंदर ही लिखना है। ठीक है, इतना लिख दीजिए, कल मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। सबको समझ में आ रहा है? अरे ये समझा है ना, जापानी पार्क और कोरियाई पार्क। ठीक है, बाकी आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। घर पे जाके पढ़ना और आराम से पढ़ना, सब चीजें एक एक करके बार बार रिवीजन करोगे। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक मजा नहीं आएगा।